एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफॉर बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम पाथफाइंडर के बारे में देखने वाले हैं। पाथफाइंडर की बुक्स के बारे में। बेसिकली पाथफाइंडर एक अकेडमी है, इनकी अपनी एक पब्लिकेशन भी है जिसके अंदर ये कुछ बुक्स बनाते हैं, जैसे पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। ये कुछ MCQs की बुक्स भी बनाते हैं और भी बहुत सी बुक्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके मेन वो मैंने यहाँ पर एनलिस्ट किए हैं। ये ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे थे। सबसे पहले तो ये जो आप बाकी के बुक से कंपेयर करते हो कि विच बुक इज़ द बेस्ट टू स्टडी फॉर MSc एंट्रेंसेस ऑफ CSIR, इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है चैनल के अंदर, आप उसको देख सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल के उसको पिन कर दूँगी, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर सारी बुक्स का एक कंपैरिजन गिवन है। यहाँ इस वीडियो के अंदर हम पाथफाइंडर के बारे में बात करेंगे, इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको देखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे, उसका इंडेक्स स्टडी करेंगे अच्छे से। देन आई लेट यू नो कि इसके अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूरी इसी से करने चाहिए, आपको यहाँ वहाँ नहीं देखने की ज़रूरत है उन टॉपिक्स को। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस कि पुरानी जो एडिशन है, यानी कि मेरे पास जो 6th एडिशन थी वो, एंड जो 8th एडिशन है, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, 8th को भी और 6th को भी, ठीक है। सो आई हैव बीन यूजिंग पाथफाइंडर सिंस 2018 नाउ। मुझे काफ़ी आइडिया है इसके टॉपिक्स के बारे में, कहाँ पे कौन से चैप्टर में टॉपिक्स गिवन है। एंड जब मैं वीडियोस बनाती हूँ उसमें भी आप देखोगे, जो पेपर सोल्यूशन के वीडियोस हैं उसके अंदर आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मैं आपको कहती हूँ कि पाथफाइंडर आप रेफर कर सकते हो। तो ये वही टॉपिक होते हैं जो कि पाथफाइंडर में अच्छे से गिवन है। जैसे कि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था CU सेट के PG लाइफ साइंस के सोल्यूशन का, उसमें मैंने आपको कहा था RNA इंटरफेरेंस आप इसमें से पढ़ सकते हो और SMC पढ़ सकते हो, राइट। ये और ये टॉपिक आपको और कहीं भी मतलब इतने क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं मिलेगा जहाँ तक मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। ये कंपैरिजन इस वीडियो में आप देख सकते हो। इसके अलावा आप जो MCQ की बुक है उसके बारे में भी हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर काम आ सकती है, CSIR के लिए काम आएगी कि नहीं आएगी। एंड देन वी हैव देन अगेन MCQs। देन कौन से टॉपिक्स के लिए करेंगे तो हम टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। एंड ये ठीक है या नहीं MSc एंट्रेंसेस के लिए, वो भी आप देख लेना। एंड बॉटनी के लिए इसके अंदर बॉटनी का कितना पार्ट है, ज़ूलॉजी का कितना पार्ट है, वो सब भी हम देख लेंगे, ठीक है। आज हम पूरा यही डिस्कस करने वाले हैं। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रीवियस एडिशन है, यानी कि जो 6th एडिशन है, मेरे पास जो बुक थी जो मैं रेफ़र करती थी जिसमें से मैंने पढ़ा है, वो यही वाला एडिशन है, 6th एडिशन, ठीक है। 8th एडिशन मेरे पास अभी आया है तो उसको रिव्यू करेंगे, बट ये पुराना वाला एडिशन है एंड ये MCQs की बुक है। ये 3 बुक्स थी मेरे पास पाथफाइंडर की हमेशा से, एंड हमेशा मतलब 2018। लाइफ साइंसेस की बुक होती है। ये लाइफ साइंसेस का क्या मतलब होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं ये चीज़ भी कि मैम लाइफ साइंस क्या है। तो बेटा जितने भी आपके बायो के सब्जेक्ट्स हैं ना, आप ये कह सकते हो कि वो लाइफ साइंस है। मतलब इसके अंदर ना आपके बायो केमिस्ट्री हो गया, ज़ूलॉजी हो गया, मेन बॉटनी हो गया, देन आपका बायोकेम हो गया। When I write zoology and botany, इसके अंदर I will also consider the classification part, the diversity of life form, right? Then we have biotech, वो भी इसी के अंदर आ जाता है। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सारा का सारा लाइफ साइंस का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे कि क्या क्या गिवन है इस बुक के अंदर। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, इसके एक पार्ट 1 है एंड एक पार्ट 2 है। एंड देन वी हैव MCQs की बुक एंड और बुक्स जो हैं वो हम देखेंगे। ये न्यू एडिशंस हैं, न्यू एडिशन यानी कि 8th एडिशन। ये दोनों 8th एडिशन है, इनका एडिशन थोड़ा डिफरेंट होगा। ये टूल टेक की बुक है, ये मैंने नहीं ख़रीदी थी, ये शेयर की थी हमने, हमारी लाइब्रेरी से ली थी मैंने ये, तो पढ़ा मैंने इसी से था ड्यूरिंग माई MSc, ठीक है। तो ये टूल टेक की बुक है, इसको भी हम देखेंगे। ये MCQs की बुक है जो कि अभी हमने देखी थी, यानी लाइफ साइंस का 2nd पार्ट है, ये लाइफ साइंस का 1st पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पार्ट 1 है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या टॉपिक्स गिवन है। ये न्यू एडिशन है, न्यू एडिशन, एंड ये ओल्ड एडिशन है, ये वाला। शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर क्या गिवन है, बायोकेमिस्ट्री गिवन है। बायोकेमिस्ट्री को इन्होंने 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक में इन्होंने दिए हुए हैं बायोमोलिक्यूल्स प्लस कैटलिस्ट्स, यानी एंजाइम वाला पूरा पार्ट इसमें कवर्ड है। एंड देन वी हैव द बायो एनर्जेटिक्स प्लस दी बायोमेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म। ये जो बायोमोल एंड कैटलिस्ट वाली जो यूनिट है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन सब के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। न्यूक्लिक एसिड हो गया, यानी आपका जो DNA है उसका स्ट्रक्चर, RNA का स्ट्रक्चर, डिफरेंट फॉर्म्स
उनके आरएनए के लिपिड्स क्या होते हैं, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे कवर की हुई हैं। बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म के अंदर जितने भी आपके पाथवे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन वाले पाथवे हो गए, ट्रिपल पी पाथवे हो गया, ईडी पाथवे हो गया। ईडी पाथवे से तो क्वेश्चन भी आया हुआ है ना CU से 2021 में, तो वो सारा का सारा यहाँ पे कवर्ड है। देन सेकेंड चीज़ आती है आपका सेल बायो, जो इन्होंने थर्ड चैप्टर के अंदर कवर किया हुआ है। उसके अंदर इन्होंने सिग्नलिंग भी गिवन है एंड यहाँ पे आपका कैंसर बायो भी हो जाएगा, वो सब भी यहाँ पर गिवन है। देन वी हैव प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस से रिलेटेड। इस यूनिट के अंदर आपका बेसिकली वो सारा कवर हो जाएगा, जैसे जो माइक्रोबायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको माइक्रोबायो पढ़नी है तो आप इस यूनिट को रेफर कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव इम्यूनो एंड आफ्टर दैट वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, यानी zoology बॉटनी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये यूनिट हेल्पफुल रहेगी। इसके अंदर इन्होंने मोनेरा नहीं कवर किया है, प्रोटिस्ट फंजाई, एनिमिलिया प्लांटे, ये सब कवर किया है। मोनेरा के लिए यू कैन रेफर दिस यूनिट। देन दे ऑल्सो हैव सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट का मतलब हर यूनिट के बाद क्वेश्चंस गिवन है, हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस गिवन है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ के आंसर्स साथ साथ गिवन है, कुछ के आंसर्स एट द बैक दे आर गिवन, ठीक है। तो ये तो हो गया कि पुराने वाले एडिशन में क्या गिवन है या कौन कौन से चैप्टर्स गिवन है दोनों एडिशन में। अब बात आती है कि हम न्यू एडिशन क्यों लें, अगर हमें लेनी है तो, या फिर हम न्यू एडिशन को क्यों रेफ़र करें। तो न्यू एडिशन में ऐसा क्या है, सबसे पहले तो कंटेंट इसमें अपडेटेड है। कंटेंट अपडेटेड का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे क्वेश्चन पूल जो है एग्ज़ाम्स का वो चेंज हो चुका है। अगर आप CSIR के क्वेश्चंस देखोगे, अभी जो पिछले बार हुआ है या 2020 में भी जो हुआ था, अगर आप ये दोनों पेपर उठाओगे रीसेंट वाले, तो उसमें आप देखोगे जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े डिफरेंट तरीके से आने लगे हैं। क्वेश्चन पूल ही चेंज हो गया, स्पेशली जैसे जो क्रिस्पर कैस टेक्निक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। CU से 2021 का अगर आप पैटर्न देखोगे, एग्ज़ाम पैटर्न, वो पूरा चेंज है पहले के एग्ज़ाम पैटर्न से, राइट। वो थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन सब पूछने लगे हैं। तो वो जो क्वेश्चन पूल चेंज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि चीज़ें होती रहती हैं, रिसर्च होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट है उसको अपडेट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि कौन कौन से नए टॉपिक्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं तो वो एक बार ही देख लेते हैं ना। सो न्यू टॉपिक्स जो इसमें ऐड हुए हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर एक एंजाइम्स वाली यूनिट में आप देखोगे कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड कौन से एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, एंड देन वी हैव एब्जाइम्स जो है। न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट पहले वाले एडिशन में भी था, बट इस एडिशन के अंदर वो अलग से एक टॉपिक बना के प्रॉपर गिवन है, और पहले वाले एडिशन में प्रॉपरली एक टॉपिक बना के गिवन नहीं था। सो एब्जाइम्स वगैरह के बारे में गिवन है। देन वी हैव सेकेंड GPCR वाला पार्ट इन्होंने अपडेट किया है। इसके अंदर से इन्होंने NO सिग्नलिंग हटा दिया है, बट इन्होंने जो GS हो गया या GI हो गया उसकी सिग्नलिंग को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये NO वाला इन्होंने हटा दिया है, ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं। एक और चीज़ इन्होंने जो ऐड की है वो है मैपिंग। मैपिंग किसकी, ऑफ क्रोमोसोम जीन्स, ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका पार्ट 1 के बारे में। अब चलते हैं पार्ट 2 के पास। सो ये है आपकी पार्ट 2 की बुक, ये लेटेस्ट एडिशन है 8th एडिशन, एंड ये पुराना वाला एडिशन है 6th एडिशन। सो पार्ट 2 को हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या गिवन है। ये जो पार्ट 2 है ना, इसके अंदर आपके मेन जो बायो के सब्जेक्ट्स हैं, जिसको मैं कहूँगी कि आप कभी स्किप मत करना, वो सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर गिवन है, जैसे कि जेनेटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। अगर आप किसी भी लाइफ साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, जेनेटिक्स पढ़नी पड़ती है। इसी के अंदर मोल बायो भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। मोल बायो यानी आपका सेंट्रल डोगमा जो होता है, सेंट्रल डोगमा यानी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसी यूनिट के अंदर कवर्ड है, जेनेटिक्स वाली यूनिट के अंदर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो आप पाथफाइंडर से कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी गिवन है। इनफैक्ट मैंने भी मोल बायो CSIR के लिए यहीं से की थी और कहीं से नहीं की थी। कुछ चीज़ें थी जो नहीं समझ में आ रही थी, वो मैंने यूट्यूब से देख ली थी, बट मैक्सिमम पार्ट यहीं से कवर किया था, ठीक है। देन वी हैव RDT, ये यूनिट है। देन वी हैव प्लांट फिजियोलॉजी, इसके बाद वी हैव एनिमल फिजियोलॉजी, या इसको हम कहें ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद वी हैव इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन।
इन दी एंड वी विल डिस्कस कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कौन सी यूनिट से किए थे। ऑल्सो एक इसकी जो इसकी स्पेसिफिकली इकोलॉजी की एक और बुक है इनकी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट करके, वो भी हम देखेंगे। मतलब उसको डिटेल में नहीं देखेंगे बिकॉज आई डोंट हैव दैट बुक, बट द कवर आई विल शो यू। इसके बाद आती है, ये पार्ट 2 हो गया, ठीक है। इसमें न्यू जो टॉपिक मुझे लगा वो एक जीन कन्वर्जन का टॉपिक था, जो शायद न्यू ऐड हुआ है क्योंकि वो मुझे पुरानी बुक में तो नहीं मिला था। इन केस मैंने मिस कर दिया तो आई डोंट नो, बट आई थिंक ये न्यू ऐड हुआ है। इसके अलावा बाकी आई थिंक सेम ही था ऑलमोस्ट। कंटेंट, हाँ कंटेंट चेंज हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो ये है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव द MCQ वाली बुक। ये 7th एडिशन है आई थिंक, जो न्यू एडिशन है ये, हाँ ये 7th एडिशन है। एंड ये किसके लिए यूज़फुल होगा और इसमें क्या क्या है। देखो ये जो MCQs की बुक है ना, इसके अंदर जितना भी आपने लाइफ साइंस का पार्ट 1 एंड 2 देखा है उससे रिलेटेड इसके अंदर MCQs हैं, ठीक है। MCQs की क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो CSIR का जो एग्ज़ाम होता है, नेट का जो एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर सेक्शन C के लिए ये क्वेश्चंस इनफ नहीं होंगे। हाँ, सेक्शन B की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब मैं CSIR की तैयारी करी थी तो मैंने इस बुक में से कुछ यूनिट्स के सेक्शन B के लिए ही कुछ क्वेश्चंस टारगेट किए थे। इससे एक आइडिया भी हो गया था कि ठीक है किस लेवल तक की मेरी तैयारी हो गई है एंड अभी मुझे और कितना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो नॉलेज भी बढ़ती है, ऑब्वियसली बात है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिससे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बट ये सेक्शन B के लिए अच्छा है, C के लिए अच्छा नहीं है। बट अब जो MSc के भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो MSc एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन फॉलो दिस बुक ब्लाइंडली। इनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। ये MCQs इसमें जो गिवन है उनसे आपको मतलब एक हायर लेवल का ही पता चलेगा। अगर मान लो आपके एग्ज़ाम में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस लेवल की भी तैयारी करोगे, आप इस लेवल की भी तैयारी करोगे, तो उससे होगा क्या, इन केस जैसे हर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब टॉपर्स को सेलेक्ट करते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं जो टॉपर्स को सिलेक्ट करते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, हायर लेवल के क्वेश्चंस में। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट सेम आते हैं, बट वो जो लेवल होता है वो हायर लेवल के होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन टॉपर्स होंगे। तो वो क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दिस कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू। सो MSc एंट्रेंसेस के लिए आई वुड रिकमेंड दिस बुक, MCQ की बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसमें क्या है। येस, दिस वन बुक इज़ फॉर टूल एंड टेक्निक। टूल एंड टेक्निक यानी कि जितनी भी टेक्निक्स आप पढ़ते हो वो सारी इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी हो गई, देन वी हैव दिस, एक सेकेंड, यस, सो क्रोमेटोग्राफी हो गई, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, स्पेक्ट्रो हो गया, स्पेक्ट्रोमेट्री हो गई, सेंट्रीफ्यूगेशन, माइक्रोस्कोपी, फ्लो साइटोमेट्री, ये जितनी भी टेक्निक्स हैं। CSIR की जो लास्ट यूनिट है ना, 13th यूनिट, उसके लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। जो बच्चे CU सेट की तैयारी कर रहे हैं या जिसको अब CUET कह दिया गया है, CUET PG की मैं बात कर रही हूँ, उन सब के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको एटलीस्ट ऊपर ऊपर से बेसिक्स करके जाना, ठीक है। टेक्निक्स का मैं कह रही हूँ, इस बुक से करो या किसी भी बुक से करो, बट टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी एग्ज़ाम। सो इसके अंदर जो चीज़ें गिवन है वो ये सारी यहाँ पर एनलिस्टेड हैं। RDT अगर आपको पढ़ना है तो वो पाथफाइंडर के पार्ट 1 या 2 में गिवन है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। RDT इसके अंदर नहीं गिवन है। इसके अलावा जितनी भी टेक्निक्स वगैरह है ना वो सारा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। वैसे टेक्निक्स के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो विल्सन एंड वॉकर है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। बट अगर आपको जल्दी करनी है टेक्निक्स और एक क्रिस्प वे में चाहिए कि ठीक है टू द पॉइंट आपको चीज़ें चाहिए एंड कुछ डिटेलिंग्स के साथ, टू द पॉइंट डजंट मीन कि पॉइंटर्स बना के लिख दिया, बट डिटेलिंग के साथ भी, तो आप ये रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है तो यू कैन रेफ़र दिस वन, ठीक है। ऑल्सो इस बुक की एक अच्छी चीज़ ये है कि ये कलर्ड है, कलर डायग्राम्स आपको इसमें मिलेंगे। हर चीज़ का मतलब आपको रिजल्ट कैसा आएगा, बैंड्स कैसे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कलर्ड वे में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ओके, एंड आफ्टर दिस, यस, दीज आर द बुक्स जो और भी हैं CSIR की, इसकी पाथफाइंडर की पब्लिकेशन की और जो बुक्स हैं, ये JRF नेट का लाइफ साइंस का है, PYQs की बुक, एंड दिस वन इज़ फॉर गेट PYQs, ठीक है। ये बुक्स मेरे पास नहीं है ना, मैंने कभी यूज़ किया, तो आई कांट से कि इसमें क्या कंटेंट है क्या नहीं है। ये कवर पेज है, आप इसको देख सकते हो। इफ़ यू वांट क्या आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। बाकी पाथफाइंडर पब्लिकेशन एक रिलायबल पब्लिकेशन है, आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट, ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बुक जो मैं कह रही थी कि इकोलॉजी की एक और बुक है, वो ये है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। पाथफाइंडर की यही है एंड इसका मैं आपको बता चुकी हूँ टूल टेक की बुक का।
देन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने रेफ़र किए थे, लाइक मैंने वो इस तरीके से अपनी बुक में मार्क किए हुए थे, तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ, एनलिस्ट करूँगी। ये वाला जो पिक्चर है, ये मोल बायो का जो पार्ट बुक के अंदर कवर्ड है ना, वो वाले पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मतलब इसमें कितने डिटेल में मोल बायो का कवर किया हुआ है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पाथफाइंडर के अंदर बेस्ट गिवन है। मैंने और भी बुक से रेफ़र किया, मैं वो बताऊँगी अभी टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक मैंने बाहर से रेफ़र किए हैं, बट मेन मेरा यही था, पाथफाइंडर इज़ फॉर माई मोल बायो एंटायर वन, एंड दिस इज़ हाउ आई स्टडीड। जैसे पढ़ना कैसे है पाथफाइंडर को, वो मैं आपको एक बार सजेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा गिवन है ना। तो आप इसको 3 बार पढ़ोगे। 3 बार क्यों? एक बार तो आप पढ़ोगे और 2 बार आप इसको रिवाइज़ करने वाले हो। रिविज़न इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि तैयारी अब करेंगे या करें, जो 15-20 दिन में पाथफाइंडर नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम से 1 महीना पहले लेके बैठ जाओगे तो पाथफाइंडर आप पूरी नहीं कवर कर सकते, बहुत सारा कंटेंट है ना। इसके लिए आपको फिर दूसरी बुक्स या नोट्स वगैरह रेफ़र करने पड़ेंगे। बट अगर आप पाथफाइंडर को तरीके से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो आप पेंसिल से अंडरलाइन करना उन चीज़ों को जो आपको लगता है कि अच्छी गिवन है इसके अंदर, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता थी, या आपने ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं उनको पेंसिल से अंडरलाइन करोगे, जैसे मैंने किया हुआ है यहाँ पे। तो उस टाइम पे तो मैक्सिमम अंडरलाइन ही हो जाएगा, है ना। सेकेंड टाइम जब आप इसको पढ़ोगे, सेकेंड टाइम, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप रेड पेन ले सकते हो, ब्लू पेन ले सकते हो, जो भी आपके पास है, आप उससे अंडरलाइन कर सकते हो वो चीज़ें जो आप भूल गए थे। आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, हो सकता है ना आप कुछ चीज़ें जब सेकंड टाइम पढ़ो तो आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो मैं भूल ही गया था या भूल ही गई थी, तो उसको आप रेड से अंडरलाइन कर सकते हो। बट जब आप थर्ड टाइम पढ़ोगे, ये थर्ड टाइम तब होता है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, जब आप फाइनल रिविजन कर रहे होते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप इसको मार्कर वगैरह से, ये जैसे हाईलाइट वगैरह करके, ये वो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए थे जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एग्ज़ाम से लाइक 1 हफ़्ता पहले पढ़ने पड़ेंगे। ये जो थर्ड रिविज़न है, एग्ज़ाम से 1 महीना जब बच जाता है तब आप करते हो, ठीक है। एक फ़ाइनल रिविज़न एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले होती है, जिसमें आप जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं, जो आप हाईलाइट करोगे उसको एक बार देखोगे ऊपर से। तो ये जो थर्ड टाइम जब आप पढ़ोगे तो आप हाईलाइट कर देना। सो नाउ जब आप फाइनल रिविज़न करोगे, फाइनल रिवीजन, तब आप सिर्फ़ और सिर्फ ये हाइलाइटेड पोर्शन देखने वाले हो। तो आप हाइलाइट उन चीज़ों को करोगे जो आप देखना चाहते हो। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था एक समराइज़ करके, तो मैंने उसको हाइलाइट कर दिया कि अगर मैं ये देखूँगी तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज़ आप जब तैयारी करते हो ना, तो आप 6 मंथ्स की तैयारी लेके चलते हो। CSIR की अगर हो गई तो 6 मंथ की आपकी तैयारी एटलीस्ट होती है, चलो 4 से 6 महीने, ठीक है। इवन इफ़ आप MSc एंट्रेंसेस की करिए तो एटलीस्ट आप 4 महीने या 6 महीने उसको देते हो। तो उस दौरान अगर आप पहले महीने में कुछ पढ़ रहे हो सकता है आप टुवर्ड्स दी एंड ना उन चीज़ों को स्किप कर जाओ, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, तो वो सारी की सारी इसमें येलो कलर से हाईलाइटेड है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताया कि मोल बायो के कैसे गिवन है टॉपिक्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए थे पाथफाइंडर से, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स के अंदर जो मल्टीपल एलील्स हैं वो टॉपिक मैंने यहाँ से कवर किया था। प्रोबेबिलिटी जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, उसके अंदर कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर आपके काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसमें क्या लें। तो उसमें रेशियोज़ वगैरह भी पहुंच जाते हैं, इसके अंदर थ्योरम भी लगता है एक। तो वो सारी चीज़ें पाथफाइंडर के अंदर बहुत अच्छे से गिवन है, तो इसको स्टार मार्क कर रही हूँ इसलिए कि प्रोबेबिलिटी अगर आपको कहीं से करनी है और आपको चाहिए कि एक ही जगह सब कुछ मिल जाए तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मोर देन इनफ है अगर आप इसमें से प्रोबेबिलिटी कर लेते हो, मैंने भी यहीं से पढ़ी हुई है। देन वी हैव दिस पेडिग्री एनालिसिस। ऑब्वियसली मैंने एपिस्टासिस यहाँ से ही पढ़ा था, तो वो भी मैं लिख रही हूँ। ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो मैंने इस बुक से रेफ़र किए थे। तो एपिस्टासिस हो गया। देन वी हैव जेनेटिक मैपिंग, और मोल बायो को मैं बता चुकी हूँ, जो एंटायर मोल बायो है वो मैंने यहीं से की थी, ठीक है। एक म्यूटेशन वाली जो यूनिट है ना इसमें, उसका मुझे आपको बताना है। देखो म्यूटेशन मैंने कहाँ से कवर किया है, पाथफाइंडर से, ठीक है। लेकिन जो रिपेयर मैकेनिज़म्स हैं वो मैंने कवर किए थे वॉटसन से, ठीक है। म्यूटेशन वाला पार्ट वॉटसन में इतना अच्छा नहीं गिवन है, मतलब जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था उतने अच्छे से नहीं गिवन है जितने अच्छे से ये म्यूटेशन वाला पार्ट पाथफाइंडर में गिवन है। तो आप म्यूटेशन वाले पार्ट के लिए या म्यूटेजन वाले पार्ट के लिए पाथफाइंडर रेफ़र कर सकते हो। रिपेयर मैकेनिज़्म हाँ वॉटसन के अंदर बहुत अच्छा गिवन है, तो आप वॉटसन रेफ़र कर सकते हो,
ठीक है। सो ये आप क्या हो गया जेनेटिक्स का। इसके बाद आता है आपका आरडीटी वाली यूनिट से मैंने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। एक तो क्रोमोसोम वॉकिंग करके एक टॉपिक है, वो इसके अंदर काफ़ी अच्छा गिवन है। इसके अलावा जो कल्चर वाला होता है, चाहे वो टिश्यू कल्चर हो, प्लांट टिश्यू कल्चर या फिर एनिमल का सेल कल्चर, ये 3 जो चीज़ें हैं, ये टॉपिक और ये 2 यूनिट्स मैंने आरडीटी वाली यहीं से करी थी, इसी पाथफाइंडर से। देन इसके अलावा जो प्लांट फिजियोलॉजी है, देखो प्लांट फिजियोलॉजी मैंने मेन तो तेज़ जिगर से की थी, ठीक है। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स है तेज़ जिगर में जो समझ नहीं आते थे, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने पाथफाइंडर रेफ़र की थी। स्पेशली जो स्टार्टिंग के टॉपिक है ना प्लांट फिजियोलॉजी में, जो स्टार्टिंग के टॉपिक है मैंने पाथफाइंडर के अंदर, वो मैंने यहीं से पढ़े थे अच्छे से, वो मुझे इस बुक में से समझ में नहीं आ रहे थे, ठीक है। देन एनिमल फिजियोलॉजी मैंने टारगेट नहीं किया था फॉर माई एग्ज़ाम, दो आई एम अ ज़ूलॉजी स्टूडेंट, पर मैंने इसको टारगेट नहीं किया था क्योंकि CSIR के जो एनिमल फिजियो के क्वेश्चन है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगी। अगर मैं करने भी लगूँगी तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जो बेसिक है एनिमल फिजियोलॉजी का, वो मैंने अपने MSc के नोट्स में से किया था, तो पाथफाइंडर से मैंने एनिमल फिजियोलॉजी नहीं किया था। देन वी हैव इकोलॉजी का ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई कवर्ड, मतलब ये यूनिट मैंने यहीं से की थी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इस बुक से मैंने कवर किया था। जो इस बुक में नहीं मिल रहे थे टॉपिक, वो मैंने बाहर से भी कवर किए थे। इसके अंदर मैंने एक चीज़ जो कवर नहीं की थी वो है बिहेवियरल इकोलॉजी, ये मैंने कवर नहीं करी थी, ठीक है। बाकी का जितना भी इकोलॉजी का इसमें पोर्शन गिवन है ना, वो मोर देन इनफ है, वो मैंने यहीं से कवर किया था। देन एवोल्यूशन के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें कवर की थी, जितने भी इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है वो मैंने यहाँ कवर किए थे। एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो फर्स्ट या सेकंड टॉपिक है ये, वो मैंने यहाँ से कवर किया था। एंड जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो भी मैंने यहीं से कवर किया था, ठीक है। इसके अलावा जो सेल सिग्नलिंग गिवन है सेल बायो वाली यूनिट में, वो मैंने यहाँ से किया था। जंक्शंस मैंने इसी बुक से किए हैं। देन कैंसर बायोलॉजी मैंने बाहर से भी की थी, मतलब यूट्यूब वगैरह से भी की थी, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था वो टॉपिक, मतलब मेरे जो नोट्स रेडी हुए थे उससे वो इतने अच्छे नहीं हुए थे, तो मैंने फिर पाथफाइंडर रेफर किया था, ठीक है। देन वी हैव द रेगुलेटरी एंजाइम वाला पोर्शन, जिसमें जिसके बाद आइसोजाइम वगैरह गिवन है, आइसोजाइम, राइबोजाइम, जाइमोजिन, ये सब गिवन है, वो सब रेफ़र कर लेना। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट आप इसमें से रेफ़र कर सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे कूपर में भी गिवन है, वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा डिटेल में, अगर आपको ज़्यादा ही डिटेल में नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो मेरी तैयारी थी वो ऐसे नहीं थी कि मैंने एक सिस्टमिक वे से किया था इसको, ऐसा नहीं था कि सारा कुछ ही पाथफाइंडर से या सारा कुछ ही स्टैंडर्ड बुक से या सारा कुछ ही यूट्यूब से कर लिया। मैंने अलग अलग जगह से देखा था, नोट्स बनाए थे, एंड जो भी मैंने पाथफाइंडर से रेफ़र किया था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, हर यूनिट का मैंने बता दिया। आप इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं आप वो रेफ़र कर सकते हो पाथफाइंडर से। सो दैट वाज इट गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। If yes, then do hit the like button, share it with your friends and do subscribe the channel. Thank you so much guys. Bye bye.